For the poet, the French Revolution was a pleasant exercise, was a fruitful activity which not only gave people the hope of a new time and good times, and but also it gave people joy because they had the power to change the society and to change the social norms and especially the economic conditions of the country. So that is why the people who were taking part in French Revolution, they were considering this revolution as the symbol or the sign of hope and enjoyment. Next, in second verse, the poet says, "K the for mighty were the auxiliaries which then stood upon our side, who were we who were strong in love." Auxiliaries mean the supporters, the helpers, or the people who had been assisting the French Revolution. अब यहाँ पर ये चीज़ बैकग्राउंड में जाकर समझने की ज़रूरत है कि जो सपोर्टर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, दे वर वेरी माइटी, दे वर वेरी पावरफुल पीपल. अब क्वेश्चन इज दैट हु वर दो सपोर्टर्स and why they were standing with the people, common people, the people who were connected with love. बिकॉज यहाँ पर दो तरह के प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं या दो तरह की कॉनोटेशंस हमें मिलती है कि एक तो हमें कॉनोटेशन मिलती है सपोर्टर्स या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, दूसरा मिलती है कि जो एक्चुअली उस फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक पार्ट थे, द पीपल हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, हु वर कनेक्टेड विद लव. अब फ्रांस में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थ्री टाइप्स ऑफ लेवल या थ्री लेवल्स ऑफ सोसाइटीज़ थे या थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स पाई जाती थीं. नंबर वन वॉज द स्टेट दैट वॉज बिलोंगिंग टू क्लर्जी, दैट वॉज बिलोंगिंग टू द रिलीजियस पीपल. सेकेंड लेवल या सेकेंड डिवीजन इनटू सोसाइटी जो थी, दैट वॉज रिलेटेड टू नोबेलिटी और द नोबल क्लास. और थर्ड क्लास या थर्ड स्टेट जो थी, दैट वॉज ऑफ द कॉमनर्स, ऑफ द कॉमन पीपल, द लेबर क्लास, वर्किंग क्लास. अब यहाँ पर हुआ क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई तो उसको स्टार्ट करने वाले पुअर पीपल या वर्किंग क्लास पीपल नहीं थे. They had the problems, they were facing the difficulties, economic difficulties, they were facing the discrimination of their rights because of the over taxation and because of the inflation. लेकिन एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो सपोर्ट मिली थी, जो पावर मिली थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द नोबल क्लास, द सेकेंड स्टेट, जो मिड स्टेट होती थी या सोसाइटी का जो मिडल का तबका था, विच वॉज बेसिकली बेस्ड अपॉन द नोबल और द रिच पीपल, द इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल. हुआ क्या कि जो क्लर्जी स्टेट थी, जो जिसको हम अपर सोसाइटी कंसीडर करते थे फ्रेंच की बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि रिलीजियस क्लास थी, वो बेसिकली सपोर्ट करती थी किंगशिप को या मोनार्की को. किंग लुइस 16 जो उस वक्त फ्रांस का किंग था, वो बेसिकली क्लर्जी के साथ मिलकर या फिर रिलीजियस क्लास के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहा था, ऐसी वो इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से ना सिर्फ वर्किंग क्लास सफ़र कर रही थी, बल्कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, जो बोर्जुआ क्लास थी, ये कार्ल मार्क्स की टर्म है बोर्जुआ, BOURGEOIS, बोर्जुआज, और फिर वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरिएट का उसने नाम दिया था. तो बोर्जुआ क्लास जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, दैट वाज आल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द टायरेंट एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द टायरेंट पॉलिसीज ऑफ द किंग, plus the support of the clergy or the religious people into exercising those policies. तो एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो पावर मिली, जो स्ट्रेंथ मिली, या जो उसकी स्टार्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, दैट वाज बिकॉज ऑफ दोज सपोर्टर्स, दोज ऑक्सिलरीज, बिकॉज दे वर वेरी माइटी, दे वर वेरी पावरफुल पीपल. द नोबल क्लास वॉज वेरी इकोनॉमिकली वेरी पावरफुल पीपल एंड दे वर ऑन देयर साइड. यानी यहाँ पे थर्ड वर्स में अगर आप देखें तो विच देन स्टूड अपॉन आवर साइड, दोज सपोर्टर्स, दोज नोबल पीपल हु वर स्टैंडिंग ऑन आवर साइड, हु वर सपोर्टिंग अस. और अस या वी से यहाँ पर कौन मुराद है? वी हु वर स्ट्रॉन्ग इन लव, वी द लेबर क्लास, वी द पुअर क्लास हु वर
poor, although yet they were very much connected, very much strongly associated because of the relationship of love and similarity. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वर्किंग क्लास की या लेबर क्लास की सपोर्ट जब की नोबेलिटी ने, ऑक्सिलरीज ने, पावरफुल पीपल ने, तो उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो ज़्यादा पावरफुल बन गई, ज़्यादा स्ट्रांग बन गई, ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन गई. अब अगेन यहाँ पर थर्ड वर्स भी जो है दैट इज एंडिंग विद एन एक्सक्लेमेशन साइन. तो पोइट इज वेरी इंथुजियास्टिक, ही इज़ वेरी लाइवली एंड ही इज़ वेरी फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ होप एंड जॉय. और फिर नेक्स्ट वर्सेस जो कि इस पोइम की बड़ी मोस्ट कोटेड वर्स है कि ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. ओह टाइम्स. अगेन द यूज ऑफ exclamations. Bliss was it in that dawn to be alive. The paraphrasing is like this, the translation is like this, ke in those days, in the time of revolution, it was like a blessing to live for the people who were living in that age, the people who were observing the changes and the events of that age. They were very blessed people because a new time and new era was emerging, a new economic condition was going to be reinforced. So being alive is very much blessing, but to be young was very heaven. Yet the people who were young in age, they were like in heaven. Why? Because the young people are more enthusiastic, the young people are generally more active, more passionate. तो ज़िंदा रहना तो एक बहुत बड़ी खूबी या कमाल था उस एज का. जो लोग उस एज में ज़िंदा थे, जिन्होंने उस एज को एक्सपीरियंस किया या ऑब्ज़र्व किया, ये अपने तौर पे एक ब्लेसिंग थी. लेकिन जो लोग यंग थे, जो लोग एक्टिव थे, वो समझ लीजिए कि दे वर एक्सपीरियंसिंग अ कंडीशन ऑफ हेवन बिकॉज दे वर होपिंग एंड दे वर एंटिसिपेटिंग द बिगिनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू टाइम. और वो टाइम कौन सा था? ओह टाइम्स in which the meager, stale, forbidding ways of custom, law, and statute took at once the attraction of a country in romance. That was the time, that was the period when the old, meager mean the weak or the frail or thin, and stale which was lifeless, and forbidding ways of customs, यानी जो भी customs थे, जो भी laws थे, जो भी statues या principles या government policies थी, monarchy या king की policies थी, उस एज में they took at once the attraction of a country in romance. तो पूरे मुल्क की अट्रैक्शन जो थी वो उन लॉज की तरफ, उन कस्टम्स की तरफ, उन प्रिंसिपल्स की तरफ अट्रैक्ट हो गई, डाइवर्ट हो गई. और वो कंट्री बेसिकली फ्रांस को यहाँ पर अ कंट्री इन रोमांस की टर्मिनोलॉजी से पॉइंट जो है वो रिकॉल कर रहा है. बिकॉज दिस एज, the romantic age, was basically the age in which the emotions, human experiences, human imagination, that was at its peak. तो जो पूरे का पूरा कंट्री था वो रोमांटिसिज्म के कैप्चरिंग में था, ये रोमांटिसिज्म की इन्फ्लुएंस में था. और उस पूरे कंट्री की अट्रैक्शन या अटेंशन जो थी वो उन ओल्ड एंशियंट लॉज, कस्टम्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर अट्रैक्ट हो चुकी थी या सेंट्रलाइज हो चुकी थी, जो बेसिकली बहुत सारे अरसे से लोगों की डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जो जिनकी वजह से जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये जो पुअर क्लास है, दैट वाज सफरिंग. तो ऑल ओवर द country, not only France but all over the Europe was basically anticipating and hoping of the beginning of new time. तो उस वजह से उस पूरे टाइम पीरियड को from the beginning of the French Revolution up to the end of French Revolution, which is basically the period of 10 years, 1789 में स्टार्ट हुई थी और इसकी एंडिंग जो है वो जाकर 1799 में ऑलमोस्ट हुई, क्योंकि उसके बाद फिर नेपोलियन ने जो है वो एज ए डिक्टेटर अपने आप को वहाँ पर प्रोक्लेम कर दिया था, अनाउंस कर दिया था. लेकिन इस दौरान 1789 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो विद इन 2 years फ्रॉम 89 टू 91 फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बड़ा जोर पकड़ लिया. और 91 में बेसिकली एक इवेंट हुआ था जिसमें फ्रांस का सिटी पेरिस जो था दैट वाज कैप्चर्ड एंड ऑक्युपाइड बाय द पब्लिक, और जो किंग या मोनार्क का जो पैलेस था दैट वाज अटैक्ड.
और किंग को डीथ्रोन कर दिया गया था, उसे तख्त से उतार दिया गया, उसे हुकूमत से हटा दिया गया था और फिर 92 में उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, उसको उसकी किलिंग कर दी गई थी। तो इट वॉज लाइक अ ग्रेट टाइम, लाइक अ होपफुल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच people and the country France, and it was a time when the all the old rules and the old principles and the policies about the taxations and economic policies, they were outthrown and they were removed, they were challenged basically. When reason seemed the most to assert her rights, it was also the time when the reason and the principles, the rules based upon the reason and logic, they were asserted, they were exercised. यानी उस वक्त जो थे वो जो अनरीजनेबल पॉलिसीज थी या अनरीजनेबल टैक्सेशंस थी या अनरीजनेबल इन्फ्लेशन थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उन सबको एड्रेस किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन सारे के सारे इश्यूज़ को ऑन द सरफेस लाया गया और फिर वो जो रीज़न थी, यानी यहाँ पर रीज़न टू सेंस में यूज़ हो रही है, एक तो रीजनेबल रूल्स या रीजनेबल प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज की सेंस में, दूसरा रीजन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पर्सोनिफिकेशन विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द इंटेलेक्चुअल क्लास। कि जो फ्रांस की इंटेलेक्चुअल क्लास थी उसके लिए पोइट ये वर्ड यूज कर रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी दैट वाज असर्टिंग हर राइट्स, उनको अपने राइट्स का ना सिर्फ पता चल चुका था बल्कि वो अपनी राइट्स के लिए वो दे वर रेजिंग देयर वॉइस। तो रीजन यहाँ पर दोनों सेंस में यूज हो रही है, रीजनेबल लॉज के सेंस में भी और रीजन इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास। When most intent on making of herself a prime enchantress to assist the work which then was going forward in her name. When most intent, when the majority of the people, most of the public, and their intention was basically working on a very prime enchantress. Enchantress means a beautiful lady with magical powers. यहाँ पर basically a prime enchantress is a phrase which is being used for the French Revolution. पोइट जो है वो उस इवेंट या उस हैपनिंग या उन रेवोल्यूशनरी जो वाक़यात थे उनको प्राइम एंट्रेंस के टाइटल से कॉल कर रहा है, ये एड्रेस कर रहा है कि जो तमाम लोग थे उनकी इंटेंशन जो थी वो उस प्राइम एंट्रेंस को, उस ब्यूटीफुल लेडी को, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को अट्रैक्ट करने पर थी, विच वॉज बेसिकली असिस्टिंग द वर्क विच देन वॉज गोइंग फॉरवर्ड इन हर नेम। ऑल द वर्क्स, ऑल द एक्टिविटीज, political, economic, plus the social activities which were happening in the name of the revolution. So all the people, majority of the public were basically trying to capture or trying to participate in the events of revolution. This revolution was not happening into isolated places. Next verse में poet कह रहा है, not favored spots alone, but the whole earth, the beauty wore of promise, that which sets as at some moment might not be unfelt among the bowers of paradise itself, the budding rose above the rose full blown. अब ये रेवोल्यूशन जो थी दैट वाज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन टू सम फेवर्ड स्पॉट्स अलोन, यानी कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर या कुछ प्लेसेस पर या कुछ सिटीज़ में नहीं हो रही थी ये रेवोल्यूशन, बट द होल अर्थ, means to say कि the whole country was basically active in that age, and the people of the whole country were taking part into that activity of revolution or into the mob riots or the proclamations which were happening all over the France. और द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस, इस रेवोल्यूशन की ब्यूटी जो थी दैट हैज़ अ प्रॉमिस ऑफ अ न्यू एज, दैट हैज़ अ प्रॉमिस ऑफ द न्यू बिगिनिंग विच सेट्स अमंग द बोवर एज एट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट अमंग द बोवर्स ऑफ पैराडाइज। अब वो जो ब्यूटी थी वो पॉइंट यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी ब्यूटी तो किसी पैराडाइज के गार्डन में भी नहीं ऑब्जर्व की गई थी, किसी पैराडाइज में भी नहीं ऑब्जर्व की गई थी, बिकॉज इट वॉज लाइक द बडिंग रोज अबव द रोज full blown. The moment was like a journey, the moment was like a travel, like a budding rose, and the budding rose is more attractive, is more beautiful than a rose which is full blown. कि एक जो बर्ड होती है, एक जो कली होती है वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है देन अ ब्लोम अप
फ्लावर। तो पोइट के नज़दीक जो थी वो रेवोल्यूशन का रिजल्ट या रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट या रेवोल्यूशन का कंक्लूजन मैटर नहीं कर रहा था, बल्कि पोइट के नज़दीक और वहाँ की जनरल पब्लिक के नज़दीक ये जो प्रोसेस था, ये जो एक्टिविटीज़ थी रेवोल्यूशन की, देवर मोर इम्पॉर्टेंट, देवर मोर सिग्निफिकेंट।